हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रेमंड विलियम के फेमस ऐसे कल्चर इज ऑर्डिनरी इस ऐसे की डिटेल एनालिसिस हिंदी में लेकर आया हूँ। आई होप ये को एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। स्टार्ट करते हैं। रेमंड विलियम्स कल्चर इज ऑर्डिनरी। तो रेमंड विलियम इस वर्क की शुरुआत अपने एक बचपन की याद से करते हैं, जब वो वेल्स में अपने बचपन के घर में दोबारा गए थे, और उसके साथ ही वो अपनी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये एक उनका रिटोरिकल तरीका है जो जिसका इन्होंने इस वर्क में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। इसके बाद डायरेक्टली विलियम्स हमें एक विचार देते हैं कि एक सोसाइटी क्या है, सोसाइटी का निर्माण कहाँ से होता है। एक सोसाइटी का निर्माण उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो सदस्य हैं, उन वो जब कोई कॉमन मीनिंग्स या कॉमन डायरेक्शंस बनाते हैं, तब एक सोसाइटी का निर्माण होता है। और सोसाइटी की ग्रोथ जो है वो सदस्यों के एक्सपीरियंस, उनके कांटेक्ट, उनकी डिस्कवरी के प्रेशर में हमेशा रहती है। ये जो डेफिनेशन है वो हमें डायरेक्ट मेन आइडिया तक लेके जाती है कि कल्चर एक ऑर्डिनरी चीज़ है। और ये जो चीज़ है ये दो एस्पेक्ट से मिलकर बनी है। एक तो इसमें क्या है, वो नॉन मीनिंग है, वो डायरेक्शंस हैं जिनके बारे में एक कल्चर अपने सदस्यों को ट्रेंड करती है। और दूसरी बात है वो नए ऑब्जर्वेशंस और मीनिंग जो कि कल्चर द्वारा ऑफर किए जाते हैं और उन्हें सदस्य टेस्ट करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं एक कल्चर के अंदर जो कि कम या ज़्यादा स्टेटिक होती हैं। जैसे कि ये ट्रेडिशंस ट्रेडिशंस क्या होते हैं, ज़्यादातर चेंज नहीं होते हैं, पर कुछ ऐसे भी पक्ष हैं जो कि लगातार चेंज होते रहते हैं, जिन्हें कि समाज अपने हिसाब से अडॉप्ट करता रहता है। वो यहाँ पर हमें ये बताते हैं कि जो ये वर्ड है कल्चर, इसके दो मीनिंग हैं। कल्चर का एक मीनिंग होता है होल वे ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी जीने का पूरा तरीका, और दूसरा होता है कल्चर का मतलब आर्ट एंड लर्निंग। तो अब इसी तरह से कल्चर के दो सेंस भी निकल आते हैं जो कि आजकल की इंग्लिश सोसाइटी में चल रहे हैं। पहला होता है कल्टीवेटेड पीपल। जो लोग कल्टीवेटेड कल्चरल पीपल होते हैं वो ऑर्डिनरी लोगों से अलग होते हैं। दूसरा होते हैं कल्चर वल्चर्स। वल्चर्स मतलब गिद्ध। कल्चर वल्चर वो हाइब्रो होते हैं जो कि ऑर्डिनरी लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। उन्हें रेमंड विलियम्स ने नाम दिया है कल्चर वल्चर्स। विलियम ये नहीं मानते हैं कि ये जो दोनों सेंस कल्चर के हैं, यानी ये पूरी रीडिंग में इस बात को मना करते रहते हैं कि यही सेंस है। वो कहते हैं कि कल्चर किसी सर्टेन ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये तो सबके द्वारा स्ट्रक्चर की जाती है और सबको अवेलेबल है, तभी तो ये कल्चर ऑर्डिनरी है। ये एक बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक अप्रोच है जो कि कल्चर की डेफिनेशन को देती है। खास करके वो उस टाइम पीरियड की बात कर रही है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हो रहा था, और जो एलीट और मास क्लास के बीच में जो डिस्टिंक्शंस था ना, वो क्वाइटली सेपरेटेड होता जा रहा था। अपने इस पॉइंट को बताने के लिए ऑथर और फिर जो बताता है, कहता है कि सर एक है डाउन द नोज और दूसरी है बैड माउथिंग कल्चर। तो फर्स्ट एग्जांपल ये टी शॉप कल्चर का एग्जांपल देता है, जहां वो कहता है कि जो हाई कल्चर यानी कि आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, ये ही कल्चर है। तो विलियम्स इस नोशन को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से तो हमने एक कल्टीवेटेड और कॉमन फोक के बीच में एक पावर डिवीजन क्रिएट कर दिया। और वो कहता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि सो कॉल्ड कॉमन पीपल हैं, लेकिन उनके पास में एक जो उनको आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर की नॉलेज होती है वो हाई क्लास लोगों को भी नहीं होती है। सेकंड रिजेक्टेड नोशन ये है कि वो कहता है कि जो बैड माउथर्स होते हैं, जो जो लोग क्या करते हैं, जो बैड माउथर्स हमेशा ये कहते हैं कि कल्चर एक हाई कल्चर है,
और वो कहता है कि जितने भी वर्क हैं, और वो समाज को इसी चीज से धब्बा लगाते हैं कि जितने भी वर्क हैं वो डू गुडर और बैड हाईब्रो के जो वर्क होते हैं वो उनको कहते हैं कि सर क्योंकि ये बैड माउथर हैं इसलिए हर वर्क को ये धब्बा लगाने की कोशिश करते हैं। यहां से विलियम जो है अपने वो कार्ल मार्क्स और लेविस के कुछ आइडियाज को डिस्कस करता है जो उसके दिमाग में आए हैं जो उसने अपने दिमाग से सोचे हैं। मार्क्सवाद से विलियम ने 3 सिद्धांत लिए हैं जिनमें से वो पहले ही सिद्धांत को एक्सेप्ट करता है कि कल्चर का जो इंटरप्रिटेशन व्याख्या है वो इसके प्रोडक्शन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। यानी कि एजुकेशन और पावर जो है वो सिर्फ उनके पास ही रहती है जो कि पावर में होते हैं, और जितने भी प्रोडक्शन के नए सिस्टम आते हैं वो नया कल्चर, नए थॉट, नए आर्ट को क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आज अमेजोन अपना प्रोडक्शन सिस्टम अलग से बना रही है तो उनका एक नया कल्चर ही वहां क्रिएट हो गया, हर जगह का एक वर्क कल्चर क्रिएट होता है। विलियम सेकंड नोशन को रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि वर्किंग क्लास कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि वो लर्निंग इंस्टीट्यूट्स को उसके पास में लर्निंग इंस्टीट्यूट्स की अंदर जाने की परमिशन है। जैसे कि कार्ल मार्क्स वगैरह कहते थे कि नॉलेज क्या है, वो पावर है, इसीलिए एलीट क्लास ही नॉलेज रखता है, यानी कि उसके पास ही पावर रहती है। लेकिन ये कहते हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ओपन है, जो भी जाके पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, और इस तरह वो अपना कल्चर क्रिएट कर सकता है। जो इंग्लिश बॉर्गोइज कल्चर था उसके अंदर कोई एलीट मोनोपोली नहीं थी, और जो फ्यूचर कल्चर डेवलपमेंट है वो भी वर्किंग क्लास वैल्यूज को एम्फेसाइज किए बिना नहीं होगा। देखिए हर जगह पर म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होगी, कॉमन बेटरमेंट होगा। जो तीसरा मार्क्सिस्ट आइडिया जो वो रिजेक्ट करता है कि कल्चर जो है वो एक पर्सन का इंडिविजुअल और सारे समाज की कोलेक्टिव मीनिंग को मिक्स करने पर बनता है। जितने भी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं प्लस हमारे सोशल एक्सपीरियंस हैं, जितने भी हम लोग जिंदा हैं और जो हम लोग मर रहे हैं, तो इसलिए वो कहता है कि इस चेंज को हम प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस आइडिया को भी रेमंड विलियम्स रिजेक्ट कर देते हैं। विलियम इसके बाद लेविस की तरफ चलता है जिनका ये आइडिया था कि इंग्लैंड अब इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, इसके कारण वल्गर आर्ट और थिंकिंग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो विलियम यहाँ पर बड़ी मुश्किल से इस बात को रिजेक्ट करते हैं। इसका रिजेक्शन का कारण ये है कि विलियम के जो पेरेंट्स थे वो वर्किंग क्लास से थे, उसने और उसकी फैमिली ने टेक्नोलॉजिकल एडवांस देखा था, और उसने ये देखा था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसनेस आई वैसे ही लेबर का काम इजी हुआ है, और जिसके कारण लेबर के पास भी कुछ पावर आई है। इसके कारण विलियम ने अपना सजेशन दिया कि हम एक इकोनॉमिकल अबंडेंस की एज में जा रहे हैं और प्रोडक्टिव कॉमन कल्चर की एज में जा रहे हैं। वो दो फॉल्स इक्वेशंस को डिसअप्रूव करता है, एक फॉल्स एनालॉजी फॉल्स प्रोपोजिशन को भी डिस्करेज करता है। वो प्रपोजिशन ये है कि अगलीनेस और पोल्यूशन जो है, वो अगलीनेस और पोल्यूशन एक ऐसा प्राइस है जो सभी कल्चर को इकोनॉमिकल पावर के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो भी कल्चर इकोनॉमिकल पावर लेगी उसे अगलीनेस और पोल्यूशन का प्राइस देना पड़ेगा। इसके लिए विलियम ये कहते हैं कि अगर हम कोई क्लीनर, लेस एब्रेसिव टेक्नोलॉजी या रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रीज का यूज करें तो ये इस प्रॉब्लम का एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है। और इसके बाद में वो कुछ इक्वेशंस भी मैं बताते हैं जो पॉपुलर एजुकेशन दी है, जिसके कारण कमर्शियल कल्चर का निर्माण हुआ है, और पॉपुलर कल्चर का जो कंजम्पशन है वो हमें एक फ्लो करैक्टर के रूप में दिखाई देता है। विलियम कहते हैं ये जो दोनों इक्वेशन है इनके अंदर एक एक कमी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ओवर क्राउडिंग है जिसके कारण मास कम्युनिकेशन बढ़ गया है, जिसके कारण ही तो आम जनता का निर्माण हुआ है। कोई भी जगह फैक्ट्री लगती है वहाँ 5-4 हज़ार वर्कर काम करते हैं, तो 5,000 मान लीजिए 5,000 के एक सारी की सारी मास कम्युनिटी बन जाती है।
जो कि अनफेमिलियरिटी के लिए थ्रेट होती है। तो विलियम ये कहते हैं कि अगर कोई मास नहीं है, एक्चुअली ऐसा कोई मास कल्चर ही नहीं है, ये तो लोगों का बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है। इस तरीके की जो थिंकिंग है वो पॉपुलर एजुकेशन के साथ और पॉपुलर कल्चर के साथ मिक्स हो जाती है, जिसके अंदर मास कल्चर को धमकाया जाता है। इसके साथ ही फॉल्स एनालॉजी पर भी डिस्कशन आता है कि एक बैड कल्चर जो है वो गुड कल्चर को ख़त्म कर देगी। तो विलियम ऐसे लिटरेचर के ऐसे इंस्टांस हमें बताते हैं, पीरियोडिकल्स बताते हैं और कहते हैं कि लिटरेसी से ये आइडिया भी ख़त्म हो जाएगा कि बैड कल्चर गुड कल्चर को ड्राइव कर देगा। ऑथर इस पूरे वर्क एंड करते हुए ये आइडिया देता है कि कल्चर और इसके जो इनहेरेंट एलिमेंट हैं वो बढ़ रहे हैं और इस फिनोमेना को हमें और ज़्यादा क्लोजली स्टडी करने की ज़रूरत है। सो आई होप फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।